माय चैनल। और ये चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। सेकंड पार्ट है प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय। इसमें हम इनमें डिफरेंस और रोल्स के न्याय के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय है क्या? तो प्रक्रियात्मक न्याय एवं तात्विक न्याय के समर्थकों में भेदभाव पाया जाता है। ये दोनों में समर्थकों में भेदभाव पाया जाता है कि कौन सा बेस्ट है। तो प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? मूलतः औपचारिक और वैधांतिक न्याय। ये औपचारिक न्याय है, ये परिस्थितियों को नहीं देखता, ये बोलता है सबको समान अवसर मिलने चाहिए तो मिलने चाहिए। जैसे समझ लो किसी जॉब के लिए वैकेंसीज आई हैं तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, जो कट ऑफ पार करेगा उसको मिलेगा। तो ये प्रक्रियात्मक न्याय उस तरह से कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। वहीं तात्विक न्याय उल्टा है, वो बोलता है कि जो सेवाएं और वस्तुएं उनका वितरण न्यायपूर्ण हो। न्यायपूर्ण का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय होना चाहिए उसमें। जो लोग पिछड़े हुए उनको पहले वरीयता मिली, और जो लोग उच्च वर्ग है, जो सशक्त है, उनको थोड़ा कम वरीयता मिले। इसमें ये है। तो औपचारिक और वैधांतिक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय। समकालीन उदारवादी विचारक इस न्याय पद्धति में विश्वास रखते हैं। जो उदारवादी लोग होते हैं ना, वो प्रक्रियात्मक न्याय में विश्वास रखते हैं। इस न्याय व्यवस्था के समर्थक यह मानते हैं कि सेवाओं, पदों एवं वस्तुओं इत्यादि का वितरण प्रक्रिया या विधि न्यायपूर्ण होनी चाहिए। जो भी उन्होंने चयन करने के लिए जो भी विधि बनाई है, जो भी प्रक्रिया बनाई है, वो न्यायपूर्ण हो, सबके लिए समान हो। उसमें कोई उच्च, कोई नीच, कोई भी तरह का कोई भी इंसान कैसा भी नहीं चाहिए, सबको समान अवसर उसके अंदर मिलने चाहिए। वहीं तात्विक न्याय के समर्थक मानते हैं कि सेवाएं, पदों, वस्तुओं इत्यादि का जो वितरण है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। मतलब ऐसा वितरण हो कि सबको समान मिले, समान अवसर ना मिले, सबको समान ही मिले। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इसकी प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें थोड़ी सी वो भी करनी चाहिए। जैसे हमने रिजर्वेशन डाला है, तात्विक न्याय है, हमने रिजर्वेशन डाला है, हमने कुछ उसमें वो करा है ताकि सबको उसमें बराबरी का सहयोग मिल सके। इस प्रकार प्रक्रियात्मक न्याय से अभिप्राय औपचारिक या वैधांतिक न्याय से मिलता जुलता है, तथा तात्विक न्याय में तात्पर्य सामाजिक न्याय से। प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? औपचारिक और वैधानिक न्याय, जो विधि बनाई हुई है उस हिसाब से मिलना चाहिए सबको। और तात्विक न्याय सामाजिक न्याय, समाज की दृष्टि को देख के चलता है, समाज में सबको वो मिले उसके हिसाब से। प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यक पर नहीं। तात्विक न्याय व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न करते हुए अवसर की समानता पर बल देता है। जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो क्षमता पर बल देता है कि जो जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना अर्जित कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर मतलब अगर आप में क्षमता है तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आवश्यकता, आपको उसकी जरूरत है, उसकी चीज नहीं देखेगी, पर आपको उतनी क्षमता है ना, आप कैपेबल है उस चीज को करने के लिए, तो आप उस चीज को ले सकते हो, उस पद के लिए, उस चीजों के लिए। और वही तात्विक न्याय कहता है वो उल्टा है, वो आवश्यकताओं पर ध्यान देता है, सामाजिक व्यवस्था पर। प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति इत्यादि के आधार पर समाज में मनुष्य के बीच में किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करता है। मतलब किसी भी आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पर कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, इनमें से कोई भी आधार पर उस पर भेदभाव करने का वो विरोध करता है। और वहीं तात्विक न्याय सामाजिक न्याय पर विचार देता है, मार्क्सवादी एवं समाजवाद के निकटता से जुड़ा हुआ है। मेन क्या है? प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? वो है औपचारिक और वैधांतिक न्याय, और तात्विक न्याय है सामाजिक न्याय। वो बस इसमें इतना ही अंतर है कि वो देता है क्षमताओं, अवसरों, सबको अवसरों की समानता मिलनी चाहिए, जिसके अंदर क्षमता है उसको मिलना चाहिए, आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देता है। औपचारिक वैधांतिक न्याय है। और वहीं उसका उल्टा तात्विक न्याय सामाजिक न्याय है। वो मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं पर बल देता है, वो सामाजिक व्यवस्था पर बल देता है, मार्क्सवादी सिद्धांत पे जुड़ा हुआ है, वो उदारवादी पे जुड़ा हुआ है, मार्क्सवादी सिद्धांत पर जुड़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे मेन जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। सबसे मेन है, जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय संबंधी अपने विचार दिए हैं। जो रॉल्स के न्याय के सिद्धांत है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस से लिए गए हैं। रॉल्स एक ऐसी अभिधारणा के लिए सैद्धांतिक आधार तैयार करने का प्रयत्न किया है जो उदारवादी परंपरा में तो है, लेकिन पूर्ववर्ती उदारवादियों की हर व्यक्ति सिर्फ अपने के लिए वाली मान्यता की अपेक्षा कल्याणकारी राज्य की कल्पना को समर्थन देने में सहायक है। मतलब रॉल्स ने ऐसी अवधारणा को बनाया है जो उदारवादी है,
जो वैधांतिक न्याय औपचारिक न्याय पर तो बल देती है, पर साथ में उसके साथ साथ उदारवादी होने के साथ साथ हर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए करने वाला उस मान्यता की बजाय कल्याणकारी राज्य की कल्पना करती है। उदारवादी होने के साथ साथ कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था, ऐसा रोल्स का न्याय का सिद्धांत है। तो रोल्स ने अपने सिद्धांत निर्माण में ऐसी स्थिति की कल्पना की है। उसने एक ऐसी स्थिति की कल्पना की है कि जहाँ लोग जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं जानते, वह ज्ञान के पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। वो कुछ नहीं जानते सामाजिक व्यवस्था क्या है, आर्थिक व्यवस्था क्या है, राजनीति क्या होती है, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो टोटली अज्ञान के पर्दे के पीछे हैं। और ऐसी स्थिति को उसने बोला मूल स्थिति। ठीक है, उसने ऐसी एक स्थिति की व्यवस्था की है। लेकिन वे चाहते हैं स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति का अधिकतम वृद्धि हो, वो सब कुछ चाहते हैं, पर वो चाहते हैं कि सबको जो चाहे वो मिले, अवसरों की समानता हो, संपत्ति सबके पास स्वतंत्रता, समानता, सब कुछ हो, वो लेकिन ये चाहते हैं। ठीक है, पर वो अज्ञान के पर्दे के पीछे, उन्हें पता नहीं है उन सबको कैसे पाया जाए। तो रोज कल्पना करते हुए कहते हैं कि ये मूल स्थिति है और जो इसके वक्ताकार है वो जोखिम नहीं लेना चाहते, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे उन्हें कुछ भुगतना पड़े, जोखिम नहीं ले सकते, उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, वो अज्ञान के पर्दे के पीछे है, वो जोखिम नहीं लेना चाहते। तो एक ऐसी इसलिए वो एक ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में है, ऐसे विकल्प का चयन करेंगे जिसमें सबसे कम नुकसानदायक परिणाम सामने है। तो वो एक ऐसी स्थिति को लेना चाहेंगे जिसमें सबसे कम नुकसानदायक व्यवस्था हो। तो वो ऐसे सिद्धांत का चयन करेंगे जिसमें जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका अधिक से अधिक उनको लाभ मिल सके, वो ज्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाए, ऐसी स्थिति चाहेंगे। वो उन सिद्धांतों का चयन करेंगे जो हीनतम स्थिति वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभदायक थे। तो इसने ऐसा बताया कि कुछ लोग हैं, इसने ऐसी स्थिति की कल्पना की, कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं जानते, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते, अज्ञान के पर्दे के पीछे है वो, और मूल स्थिति है ये, इसको उसने बोला मूल स्थिति। पर वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अवसरों की समानता चाहिए, संपत्ति, स्वतंत्रता, उनको सब चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी उन्हें? तो वो ऐसे न्याय का वो ऐसी स्थिति का चयन करेंगे, सिद्धांत का चयन करेंगे जो हीनतम लोगों को एक लाभ दे सके, लाभदायक पद पर पहुंचा सके। वो ऐसी स्थिति का चयन करेंगे क्योंकि वो ऐसे कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। तो वो कैसे न्याय को करेंगे? समान एवं निष्पक्ष दिखने वाली ऐसी स्थिति, न्याय के जिन नियमों को स्वीकारा जाएगा, इन नियमों को स्वीकारा जाएगा, जो कि है पहला समान मौलिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा भेद मूलक सिद्धांत, तीसरा अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। मतलब इसमें पहला समान मौलिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, एक ऐसी स्थिति की व्यवस्था की जाए जिसमें सभी को अधिकतम समानता स्वतंत्रता मिले, सबको अवसर की समानता, सबको अधिकतम स्वतंत्रता मिले। दूसरा अवसरों की समानता मिले। पहला मतलब इसमें क्या है कि वैसे एक तो पहले में जो बताया गया वो ये है कि सबको समान व्यवस्था मिले, अधिकतम से जितना अधिक से अधिक हो सके समान स्वतंत्रता उनको मिले, सम्मान, स्वतंत्रता, सब कुछ मिले। दूसरे में क्या, उनको अवसरों की समानता मिले। तीसरे में उन्होंने बताया है कि ऐसे भेद मूलक को वो उचित ठहराएंगे, ऐसे भेद मूलक उसको उचित ठहराएंगे जो दीनहीन वर्ग होते हैं ना, उनको ऊपर उठाने में अवसरों की वो मिले। तो वही है जो दूसरा भेद मूलक सिद्धांत, वही है कि भेद मूलक सिद्धांत भी है, जो लोग पिछड़े हैं, दीनहीन है, उनको ऊपर उठाने में भी मदद मिले, ऐसे भेदभाव को, मतलब रिजर्वेशन का भी समर्थन करें। और अवसरों की समानता भी, पहले बोल रहे हैं उनको अवसरों की भी समानता मिले सबको, दूसरा बोल रहे हैं भेद मूलक सिद्धांत भी उनको मिले, तो बोलते हैं अवसर की उचित समानता भी मिले, वो सब चीज चाहिए उनको। उन्होंने मतलब इस तरह की व्यवस्था की वो कर दिया कि अवसरों की भी समानता मिले, भेद मूलक के सिद्धांत भी हो। तो इस चक्कर में इनकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई हैं। तो रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। तो आलोचनाएं, न्याय के सिद्धांत ने न्याय संबंधी चिंतन को एक नई दिशा तो दी है, परंतु ये आलोचनात्मक से मुक्त नहीं है, आलोचना बहुत हुई है इनकी। तो पहले है समुदायवादियों के विचार। समुदायवादियों ने कैसे इनकी आलोचना की है? लोगों ने, मतलब समुदायवादियों द्वारा रोल्स की व्यक्ति की संकल्पना को अतार्किक एवं अव्यवहारिक माना है। मतलब इन्होंने इनको बोला तो काल्पनिक सी व्यवस्था है, उन्होंने बोला भेद मूलक सिद्धांत भी होना चाहिए, उन्होंने बोला अवसर की समानता भी होना चाहिए, मतलब सबको समान अवसर भी मिले और कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं भी मिले। तो ये दोनों तो नहीं मिल सकता ना, अतार्किक बातें हैं, इन्होंने कुछ भी बोला, इसको हम व्यवहार में ला ही नहीं सकते हैं। इनका मत है कि न्याय की कोई एकमात्र और सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, बल्कि विभिन्न समूह एवं विभिन्न समुदायों के लिए न्याय भिन्न धारणाएं आवश्यक है, इसलिए न्याय का कोई मानक मापदंड नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि न्याय की कोई एक परिभाषा नहीं है,
कोई भी एक परिभाषा नहीं हो सकती। हर इंसान के लिए न्याय की व्यवस्था अलग है। सबके लिए न्याय अलग अलग रूप में होता है और हर कालखंड में न्याय का मतलब भी अलग ही है। नारीवादी के विचार क्या है इसमें? नारीवादियों ने कैसे आलोचना की है? रॉस का न्याय का सिद्धांत परिवार में मौजूदा असमानताओं और अन्याय के बारे में खामोश है। नारीवादियों का ये सिद्धांत तो मतलब इन्होंने बता दिया, सब लोगों को समान स्थिति में तो इन्होंने ले लिया, और ये समाज के अंदर जो परिवार के अंदर जो असमानता होती है उसके बारे में तो ये चुप है। जो असमानता परिवार को फेस करनी पड़ती है परिवार के अंदर, जो लड़कियों को दबाया जाता है उसकी स्थिति को, उसके बारे में तो ये चुप है। तो उनका मत है न्याय के संदर्भ में हुए अधिकांश महत्वपूर्ण शोध कार्य परिवार की आंतरिक स्थिति एवं भूमिका पर शायद ही कोई विचार किया गया। मतलब पुराने जमाने मतलब उस टाइम कोई भी विचार कोई भी शोधकर्ता ने परिवार की आंतरिक स्थिति को नहीं बताया, आंतरिक अंदर से कितना भेदभाव हो रहा है, मतलब उन्होंने उसको तो बताया ही नहीं। रोज एक तरफ तो परिवार को समाज की एक ऐसी आधारभूत संरचना के रूप में स्वीकार करते हैं जिसके लिए न्याय का सिद्धांत का चयन होता है, वहीं दूसरी तरफ परिवार के भीतर होने वाले अन्यायों और लिंग आधारित श्रम विभाजन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। एक तो वह ऐसे ऐसे समाज की व्यवस्था कर रहे हैं जो ऐसे परिवार की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे परिवार को समाज की व्यवस्था कर रहे हैं जो आधारभूत संरचना के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब एक परिवार के अंदर की उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस उन्होंने एक परिवार को बांट दिया, ये गरीब परिवार से, ये अमीर, इस तरह से बांट दिया, पर परिवार के अंदर की जो आंतरिक विभाजन है ना उसके ऊपर तो कोई जोर नहीं दिया। तो एक अमर्त्य सेन है, महिला ही है ये भी, ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस में रोल्स के सिद्धांत का बहुत आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। उन्होंने एक बुक लिखी द आइडिया ऑफ जस्टिस, उसमें रोल्स द्वारा वर्णित मूल संसाधन स्वतंत्रता प्राप्त करने का साधन मात्र है, वह स्वतंत्रता की मात्रा तथा गुणवत्ता तय नहीं कर सकते। उन्होंने जो ये सिद्धांत तो दे दिया कि स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, पर सबको समान स्वतंत्रता दे दी, पर वो उसकी मात्रा उन्होंने डिसाइड नहीं करी कितनी देनी चाहिए, क्या एक आदर्श वो नहीं डिसाइड किया, मात्रा गुणवत्ता कुछ नहीं तय करी, और एक तरह से मान भी नहीं। अगर दो व्यक्ति को समान समान स्वतंत्रता दे दी तो भी ये कोई जरूरी नहीं है कि वो समान ही रहेंगे, उनका जो स्वतंत्रता है वो उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है ना। जैसे कि दो बच्चों को अगर फोन दे दिया तो वो उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है कि वो उस फोन का कैसे यूज करेंगे। एक बच्चा जो है वो उस फोन में सिर्फ गेम खेल रहा है, उसने अपना पूरा टाइम, अपना पूरा करियर सब खराब कर दिया उस फोन के ऊपर। दोनों को फोन तो सेम ही मिला था, वहीं दूसरे बच्चे ने उस फोन से यूज करके अपनी पढ़ाई लिखाई करी और कुछ बन गया, तो अब उसके संसाधन ज्यादा हो गए अपने आप से। तो वही है, हम समान समानता देकर भी, समान स्वतंत्रता साधन देकर भी एक समानता की स्थिति नहीं पा सकते, ये कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हमेशा जो है उनकी आयु, उनका लिंग, उनका अनुवांशिक गुण एवं क्षमता में अंतर उनकी स्वतंत्रताओं में विभेदीकरण कर देगा, क्योंकि उनकी क्षमता, उनका जो लिंग है, उनकी आयु क्या है। एक बुजुर्ग को हम फोन दे, एक बच्चे को फोन दे, एक बुजुर्ग को हम लाठी दे, एक बच्चे को लाठी दे, एक बच्चा जो उस लाठी से गिल्ली डंडा खेल लेगा और एक बुजुर्ग के लिए वो लाठी चलने का कार्य करेगी, तो सबके लिए अलग अलग है ना। तो आयु, लिंग, धर्म, इन सब ये जो चीजें ये विभेदीकरण कर ही देंगी। संसाधनों का वास्तविक सत्ता में बदलना क्षमताओं पर निर्भर है, मतलब संसाधन का प्रयोग कैसे किया जाए वो तो उनकी क्षमता पर निर्भर करता है ना, वो उसको किस तरह से यूज करेगा। और एक स्वच्छंदात्मक वादियों के विचार, यह तर्क पूर्णतः अस्वीकार है कि व्यक्तिगत योग्यताएं एवं क्षमताएं समाज की सामाजिक सार्वजनिक संपत्ति है, उनको सामाजिक न्याय के आधार पर पुनः वितरित किया जाना चाहिए। इन्होंने ये तर्क को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि जो योग्यता और क्षमताएं है ना वो सामाजिक संपत्ति है। योग्यता क्या सामाजिक संपत्ति हो सकती है? वो तो किसी की पर्सनल ही हो गई ना। वो अपनी योग्यता से अपने लिए कुछ पा सकता है, पर वो हम उसको पाने नहीं देंगे, क्योंकि फिर तो समाज में भाई तू ऊंचा हो जाएगा, हम नहीं, तू ज्यादा कमा लेगा, हम कम कमाएंगे, वो वाला हिसाब हो जाएगा। तो अपनी क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर सकता। तो जो स्वच्छंदवादी है वो कह रहे हैं क्यों क्षमताएं और स्वतंत्रता सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, कि वो अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके कुछ हासिल करके भी समाज में बांटेगा सबको बराबर, वो सामाजिक वो नहीं है संसाधन, वो उसके पर्सनल है। उसने ये बोला है कि उसने बोला समाज पर इतना महत्व दे दिया कि एक जो स्वतंत्र मनुष्य की जो है अपनी आंतरिक पर्सनल उसकी बलि दे दी इन्होंने। इतना समाज कर दिया कि इंसान का पर्सनल कुछ रहा ही नहीं। अगर सबको समान कार्य का समान वेतन मिल, सब चीज का समान वेतन ही मिलने लगे, कोई कार्य कैसा भी करे, हर कार्य का समान वेतन,
हर चीज का समान वेतन, सबको समान ही मिलेगा, तो कोई कार्य ही क्यों करेगा, कोई काम ही नहीं करना चाहेगा ना। फिर तो अराजकता की स्थिति तो होगी नहीं, फिर तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, कुछ कम अगर इतनी कम कमाई हो जाएगी कि अगर उस कमाई को सब में समान में बांटेंगे ना तो भी वो पूर्ण नहीं होगी। इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी समाज में। अगर सबको किसी के कार्य के लिए उसको सम्मान, उसको पुरस्कार कुछ नहीं दिया जाएगा, तो स्थिति तो ऐसी हो जाएगी, वो कार्य ही क्यों करेगा फिर। ठीक है, वो वाली स्थिति हो जाएगी। तो स्वच्छंदवादियों ने इसके विचार पे वही बोला है कि ऐसी स्थिति तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। अब वही नारीवादी ने भी ऐसे बोला है, तो इसके अंदर यही था। क्यों